वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं BPAS 186 तनाव प्रबंधन। वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में ब्लॉक 1 कंप्लीट कर दिया जाएगा और ब्लॉक 1 में आपको तनाव के बारे में बताया जाएगा और टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ही ऐसी वीडियो मिलती रहे। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हो सकते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैराथन काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तनाव और समय प्रबंधन को समझना, दोनों ही यूनिट को आज के इस वीडियो में समझा जाएगा। पहला यूनिट का नाम है तनाव को समझना। तनाव को समझना, आज के इस यूनिट में तनाव, प्राकृतिक और अवधारणा, इन पर बात की जाएगी। व्यावसायिक तनाव, तनाव के लक्षण और इसके स्रोत, ये 4 टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आप इसमें अपनी साइड से भी बनाकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले इसके प्रस्तावना की बात की जाती है तो इस भाग में हम तनाव के कारण और प्रभावों पर चयनित केस अध्ययनों के आधार पर चर्चा करेंगे। पहले केस में जो समीना है वह अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की होती है। वह एक छात्र होती है, माध्यमिक छात्र होती है और बड़े होकर वह डॉक्टर बनना चाहती है। हालांकि उसकी माँ की जो तबीयत होती है वो ख़राब हो जाती है और उसकी समीना को अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी माँ की देखभाल करनी होती है। फिर कुछ समय बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है और उसे अपने छोटे भाई बहनों का देख रेख करनी होती है। तो उसी के साथ उसकी जो तबीयत जो है बिगड़ने लग जाती है, बीमार होने लगती है और डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उसकी जो रुचि होती है पढ़ाई से वो ख़त्म हो जाती है और वो परीक्षा में भी नहीं बैठ पाती है। दूसरे केस में बताया गया है कि जो रवि होता है रवि को पूरा भरोसा था कि वह जिस ऑफिस में काम कर रहा है उस ऑफिस में उसके पोस्ट का लेवल जो है बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी पोस्ट का लेवल उसका पोस्ट का जो लेवल होता है उसको नहीं बढ़ाया जाता है, यानी कि उसको दूसरी पोस्ट नहीं दी जाती है, जिससे रवि जो होता है वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और ये सब बात उसको बहुत ठेस पहुंचाती है। उसकी नौकरी करने की जो रुचि होती है वह भी ख़त्म होने लगती है। उसके द्वारा अनुभव की गई कुंठा और उसके पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित करती है, जिससे वह अपनी जीवन संगनी में मनमुटाव से भी होने लगता है। जब उसमें तनाव आता है तो ये सब बताया गया है। ठीक है, दोनों केसों में ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग तरीके के तनाव का अनुभव किया है। माता का असामयिक खो देना और नकारात्मक अनुभवों में समीना को जो है तनाव हो गया, जिससे उसकी सेहत प्रभावित हुई। और दूसरे केस में बताया गया था कि जो रवि द्वारा जो अनुभव की गई हताश थी, मनोवैज्ञानिक रूप से वो बिखर गई थी। दोनों केसों के अध्ययन से भी यह ज्ञात होता है कि ऐसे व्यक्ति को तनाव होने के कई कारण हो सकते हैं। जो व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित तनाव के लक्षण के भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, लक्षण भी तनाव के बहुत हो सकते हैं। हालांकि इस बात का स्पष्ट से नहीं कहा जा सकता यदि तनाव को सही समय पर नियमित तौर पर पहचान कर उसका इलाज कर दिया जाए। तनाव व्यक्ति से जो फिर उस टाइम पर उसको देखकर उसका इलाज कर दिया जाए तुरंत तो वो नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव व्यक्ति में उस टाइम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए पहले पढ़ेंगे तनाव, प्रकृति और इसकी अवधारणा। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे रिलेटेड आता ही है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता है और आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरणों को पढ़ने के बाद आपको शायद तनाव के बारे में कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। हालांकि इस इकाई के वर्तमान भाग में हम तनाव की अवधारणा और प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे ताकि इससे बेहतर समझा और विकसित किया जा सके। पहले देखिए तनाव होता क्या है। स्ट्रेस शब्द किससे बना है? स्ट्रेगर से बना है। ठीक है, ये जो तनाव शब्द है, स्ट्रेस जो शब्द है किससे लिया गया है? स्ट्रेगर से लिया गया है और जो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कसा होना या कसा जाना।
आज हर संदर्भ में यह सब सामान्य रूप से व्यवहार में लिया गया है, चाहे वह विद्यालय हो, कार्यस्थल हो या दैनिक जीवन हो। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वे तनावग्रस्त हैं या अपने जीवन में तनाव का अनुभव कर रहे हैं। हम स्वयं भी कई बार तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है और तनाव रहित जीवन प्रेरणा सहित होता है। तनाव कई बार हमें एक निश्चित दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। अतः तनाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, ये सकारात्मक भी होता है। इसके अनेक भी लाभ होते हैं। हालांकि अगर किसी व्यक्ति पर जो तनाव है वो चरम सीमा तक पहुंच जाए तो उससे जूझना मुश्किल भी होता है, जिससे व्यक्ति की सेहत पर हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो तनाव है स्ट्रेस ही किससे लिया गया है, स्ट्रेगर से लिया है, और कौन से भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, कसा जाना। आपको अपने पेपर में ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, देखिए मुख्यतः तनाव की उत्पत्ति को भौतिक विज्ञान की सहायता से समझा जा सकता है और 17वीं शताब्दी के दौरान इसका उपयोग बहुत लोगों द्वारा अनुभव की गई कठिनाई और सिद्धांतों को दर्शाने के लिए किया गया। 18वीं शताब्दी के दौरान इसका उपयोग मुख्य रूप से दबाव, तनाव या बल के संदर्भ में किया गया था। तनाव की प्रारंभिक अवधारणा मुख्य रूप से बेहतर उत्तेजना पर केंद्रित थी। हालांकि बाद में इसे अप्रिय घटनाओं के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जाने लगा। ठीक है, जो कैनन थे उन्होंने क्या बताया कि जिससे उन्हें मुख्यतः मुकाबला करना या पलायन होना प्रकृति का अध्ययन किया है। कैनन द्वारा किया गया अध्ययन इस बात पर केंद्रित था जानवरों के साथ साथ इंसान भी तनाव से प्रभावित है। कैनन ने अपने अध्ययन में प्रतिभागियों में शारीरिक परिवर्तन और इन परिवर्तनों से तनावग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित लक्षण करार दिए गए हैं। उन्होंने क्या बताया था कि जो लोग हैं वो तनाव से कैसे जूझ रहे हैं और उनके शारीरिक और मानसिक रूप पर उनका कैसे प्रभाव पड़ रहा है, इस बात पर भी उन्होंने बताया था। तो आपने ये पढ़ना है और हम आगे चलते हैं। तनाव के दृष्टिकोण, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए इसके निम्नलिखित दृष्टिकोण बताया गया है यहाँ पे। पहला, चिकित्सक ये समस्थित दृष्टिकोण। कैनन ने प्रारंभ में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा। ठीक है, तदुपरांत उसने फिर कहा कि तनाव का स्रोत भावना के तकरार में था। पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि कैनन ने तनाव का लड़ने या भाग जाने का पक्ष सामने रखा था। कैनन के अनुसार तनाव पर्यावरणीय मांग के अनुसार व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रिया है। यह तनाव बाह्य कारक है जिससे व्यक्ति के सामान्य जीवन में असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि तनाव जो है व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आता है जो व्यक्ति है उससे जूझ ही जाता है। कुछ तनाव होते हैं जो सकारात्मक रूप से होते हैं और कुछ होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, और ये लोगों पे डिपेंड करता है वो उस चीज़ को, उस स्ट्रेस को किस तरीके से अपने ऊपर हावी करते हैं। देखिए संज्ञात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण लेजर्स द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में लेजर्स न केवल यह मानते थे कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, इनमें मेल होता है, बल्कि उन्हें संज्ञात्मक मूल्यांकन का भी ध्यान केंद्रित किया जिसकी सहायता से व्यक्ति यह निर्धारित करता था कि स्थिति और घटना तनावपूर्ण है या नहीं। वह यह देखता था उस सिचुएशन के हिसाब से कि ये स्ट्रेसफुल चीज़ है या नहीं। उन्होंने आगे यह कहा कि जिस तरह से संज्ञात्मक मूल्यांकन किया जाता है उसमें व्यक्ति अंदर मौजूद होता है, अतः एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति द्वारा तनावपूर्ण और दूसरी व्यक्ति द्वारा तनाव रहित हो सकती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया लेजर्स ने कि जो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो स्ट्रेस को कैसे लेता है। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया जो सकारात्मक मूल्यांकन था उसका। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लेना है।
देखिए एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है और ये वेरी इम्पोर्टेंट होता है। मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैंने जहाँ पी लगाया है यानी कि वो इम्पोर्टेंट है फॉर आपके एग्ज़ाम, फॉर योर एग्ज़ाम ना, पेपर्स के लिए। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि तनाव के प्रकार बताइए, इससे आना ही आना है। तनाव के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। तनाव को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं, पर यहाँ पर 3 रूप से बताया गया है: यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। आपने ना याद रखना है यू न्यू डी, यू न्यू डी, यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? एक प्रकार का ये अच्छा स्ट्रेस माना जाता है, एक प्रकार का अच्छा तनाव माना जाता है जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, यू स्ट्रेस एक प्रकार का अच्छा तनाव। यू स्ट्रेस को अच्छे तनाव की तरह परिभाषित किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति वांछनीय तनाव जैसे विवाह या नौकरी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण होती है। इसमें सकारात्मक रूप से चीज जाती है और इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, विवाह या नौकरी। ठीक है, फिर आता है न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस क्या होता है? तनाव यदि सहायक ना हो और नुकसान भी ना करे तो वह न्यू स्ट्रेस है। मतलब हमें ना तो ये कोई मतलब नुकसान पहुंचाएगा और ना इससे कुछ वो होगा, तो ये एक कैसा न्यू स्ट्रेस है। ठीक है, सहायक भी नहीं और नुकसान भी ना पहुंचाए तो क्या है? न्यू स्ट्रेस है। फिर डी स्ट्रेस, यह तनाव की तीसरी श्रेणी है जिससे सामान्यतः लोग तनाव को जोड़ते हैं। डिस्ट्रेस या तनाव का अनुभव व्यक्ति तब करता है जब वह उत्तेजनता का जो है अनुभव करता है, अधिकतम या न्यूनतम हो। ठीक है, डिस्ट्रेस क्या होता है? ये तीसरी श्रेणी में आता है और लोग तनाव को जोड़ते हैं। तनाव जो डिस्ट्रेस है, ये तनाव का जो अनुभव व्यक्ति तब करता है जब वह बहुत ज़्यादा मतलब अनुभव फील कर रहा होता है, उत्तेजित होता है उस टाइम पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है व्यावसायिक तनाव। व्यावसायिक तनाव क्या होता है? पिछले भाग में हमने सामान्य रूप से तनाव की अवधारणा और प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। अब जो वर्तमान इकाई है में हमारा ध्यान विशेष रूप से व्यावसायिक या नौकरी जनित तनाव पर होगा, यानी कि ऑफिस प्लेस पर। अतः यह अपरिहार्य है इस संदर्भ में तनाव को विशेष तौर पर समझा जाएगा और व्यावसायिक या नौकरी जनित तनाव को समझना प्रासंगिक भी है, क्योंकि इस तरह के तनाव का कर्मचारी के निष्पादन, सेहत और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। अगर ऑफिस प्लेस पर किसी व्यक्ति को, जो नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन पर तनाव आता है, उन पर स्ट्रेस आ जाता है, तो उनको वो स्ट्रेस जो है उनके शारीरिक और मानसिक रूप दोनों पर प्रभावित करता है। एक तो उन पर काम का प्रेशर होगा, है ना, तो ऐसी चीज़ें। व्यवसाय की नौकरी के तनाव की व्याख्या करते समय 2 महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा करनी चाहिए। एक नौकरी में तनाव और दूसरा नौकरी में तनावपूर्ण कारक। हमने तनाव के कारक पर पहले भी चर्चा की है। नौकरी के तनावपूर्ण कारक एक संबंधित अवधारणा है। तनाव जो नौकरी के टाइम पर होता है। नौकरी के तनाव को एक ऐसी परिस्थिति या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए कर्मचारी की ओर से अनुकूलन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। अनुकूलन प्रतिक्रिया नौकरी के तनाव को ऐसी स्थिति में परिभाषित भी कर सकते हैं जो कर्मचारी के ऊपर हावी होती है। दूसरी ओर नौकरी के तनाव को किसी कर्मचारी द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया, क्रोध, चिंता, सिरदर्द जैसे शारीरिक लक्षणों के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। ऐसा असंतोष मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का एक उदाहरण है। ये व्यक्ति के ऊपर कैसे हावी होती हैं और शारीरिक प्रतिक्रिया में देखिए सर दर्द होता है, दिल का तेज धड़कना, अपेक्षा आदि शामिल है। और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के उदाहरण में मादक द्रव्यों का सेवन और दुरुपयोग, दुर्घटनाग्रस्त होना या दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रवृत्ति आदि सम्मिलित है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी थोड़ी आवाज़ लो हो गई है तो इससे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। देखिए
इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि नौकरी के तनाव कारक तत्वों के कारण नौकरी में तनाव हो सकता है। हालांकि यह कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती। इसमें कर्मचारी द्वारा नौकरी के तनाव की अवधारणा और मूल्यांकन को भी शामिल है। अगर इसे आप अपनी भाषा में समझें तो आप जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो बड़े हैं, वो जो ऑफिस में काम करते हैं तो उन पर जो प्रेशर पड़ता है आप उसको अच्छे से यहाँ पर बता सकते हैं। वही चीज़ है कि लोगों के ऊपर शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करता है ना, मानसिक रूप से, वो चीज़ बताई गई है। देखिए यहाँ पे ये इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बर्नआउट के 5 प्रमुख चरणों की जो चरण निम्न प्रकार हैं उनको बताइए 5। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। पहला चरण ये स्ट्रेस में ही आता है। जो ऑफिस प्लेस पे जो लोग होते हैं उनके लिए 5 चरण बताए गए हैं। किसके? बर्नआउट के। पहला चरण जो है हनीमून। नई नौकरी में कर्मचारी इच्छुक और उत्सुक होता है। हालांकि नए वातावरण में चुनौतियों का सामना करते हुए जब व्यक्ति को अपनी रणनीति कारगर नहीं होती, विफल हो जाती है और संचित ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, तब वह शीतलता का अनुभव करता है। यानी कि हनीमून से मतलब क्या है, जब व्यक्ति पहले दिन ऑफिस जाता है ना, और वहाँ पर वो बहुत उत्सुक होता है उस काम को करने के लिए, और फिर उसको कोई काम मिलता है, अगर उसमें वो विफल हो जाता है तो उस टाइम पर उसको बहुत तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा चरण क्या है? पूर्ण कमी। कर्मचारी को हानि, थकावट और भ्रम का अनुभव होता है। वह नौकरी में संतुष्टि नहीं होता, वादित निर्धार यानी कि उसकी नींद पूरी नहीं होती, थकान महसूस होती है, ये सारी चीज़। और वो कर्मचारी मुकाबले की अस्वस्थता और रणनीति अथवा पलायन गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ से उसको छोड़ना है, ऐसा चीज़ बताया गया है। फिर तीसरा चरण है जौन लक्षण, चौथा संकट और 5वां दीवार पीटना। इस स्तर पर कर्मचारी द्वारा शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलता है जिन पर वो तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें थकान, शारीरिक रूप से जो बीमारी होती है उनका भी अनुभव करने को मिलता है। चौथे में क्या? संकट। पिछले चरण में शारीरिक लक्षण आदि जारी रहते हैं और अगले चरण में संकट आरंभ हो जाता है। थकावट, पलायन, अनिद्रा, उसे थकावट होती है, वो भाग जाने में हमारे छोड़ने का मन करता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, इन सारी चीज़ों का सामना करना होता है। और चौथे चरण, 5वें चरण में बताया है दीवार पीटना। ये अंतिम चरण होता है और इस चरण में कर्मचारी पूरी तरह से थका हुआ होता है, जिससे उसकी उत्पादकता और निष्पादन गंभीर में प्रभावित होती है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के ये जो डायग्राम गया है ये ऊपर, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि तनाव के कारक पूछता है, तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, जो कि इससे आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ आप देखो, तनाव के कारक, शारीरिक अवस्था, जीवन की घटनाएं, भावनात्मक, उत्तरदायी, मानसिक, कार्यस्थल, ये सारे पॉइंट आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं तनाव के कारक में। ठीक है, और ये जो पहली यूनिट थी ख़त्म हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट दूसरी इकाई पढ़ेंगे। और समय प्रबंधन को समझना, इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। इसका अर्थ और महत्व क्या होता है, इसकी तकनीकी और कौशल, इन पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन, अर्थ और महत्व। समय प्रबंधन पहले तो बताइए कि होता क्या। ये क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो आप रूटीन बनाते हैं, यानी कि मान लीजिए आप पढ़ने का भी एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो पहले अपने प्रायोरिटी पे किसको पहले रखा गया है, किसको प्राथमिकता पहले दी गई है, फिर दूसरे पे किसको दी गई है, फिर उसी लिस्ट के हिसाब से आप पढ़ते हैं, तो उसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, समय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, समय प्रबंधन समय के सर्वोत्तम संभावित उपयोगों में योगदान देता है। यह एक अवधारणा है जो समय के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है।
इसका अर्थ उपलब्ध समय को विशेष रूप से काम में उपयोगी और प्रभावी तरीके से प्रयोग करना होता है। ठीक है, देखिए, जिससे कि आप कम समय में अधिक हासिल कर सकें, अधिक जानकारी हासिल कर सकें और आप अपने काम पर चुनौतियों का आनंद उठा सकें, चाहे आप अपने लिए, सरकार के लिए, उद्योग के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए काम करते हो उसके लिए, ठीक है, बताया गया है कि उसको आप सही टाइम से कंप्लीट करके उसका लाभ ले सकें। ठीक है, ऐसा बताया गया। देखिए, समय प्रबंधन की जो प्रभावी योजनाएं बनाई गई हैं, जो बच्चे बनाते हैं या बड़े बनाते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, वो बताइए। हमारी एक और वीडियो आज हमने सुबह ही डाली है, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो बताया गया है और वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको उससे आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए, समय प्रबंधन की प्रभावी योजना एक व्यक्ति के लिए अपने आने वाले दिन से पहले की योजना बनाना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक टू डू लिस्ट जो होती है तैयार करने का एक आवश्यक होता है। यानी कि आज का न बनाकर लिस्ट हम कल का बना रहे होते हैं आने वाले दिन के लिए, तो पहले उस चीज़ के लिए हम तैयारी कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, इस संबंध में प्रत्येक कार्य गतिविधियों के लिए आवंटित समय मुकाबले, मतलब इसमें क्या है, मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाई है और उसमें आपने कोई भी काम लिख दिया कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, फिर आपने उसका टाइम भी लिखा कि ये वाला काम मुझे 4 बजे करना है, ये वाला काम मुझे 5 बजे करना है, ये वाला 6 बजे करना है। तो आप उस काम को उस समय के निर्धारित समय में करेंगे। इसका मतलब ये बताया गया है कि उस टू डू लिस्ट में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर उस टाइम के अंदर ही आप उस काम को कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक पहला कार्य संपूर्ण ना हो, ठीक है, जब तक जो आप काम कर रहे हैं वो ख़त्म ना हो तब तक नया काम आपको शुरू नहीं करना है। जब तक कोई आपात स्थिति उत्पन्न ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य को बिना किसी विसंगति के पूरा किया गया है। यानी कि जब तक आपका एक काम कंप्लीट नहीं होता आप दूसरे को मत खोलिए, उस टाइम के अंदर उस काम को कंप्लीट कीजिए, तब नेक्स्ट पार्ट पे जाइए। ठीक है, ऐसा। फिर कार्य के महत्व के आधार पर प्राथमिकता, आपने कार्य के महत्व के आधार पर बताना कि पहले किसको प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता पहले आप किसको देंगे। जैसे कि आपने पहले कोई लिस्ट बनाई थी, आपने मान लिया आज मुझे साइंस पढ़ना है, कल मुझे मैथ पढ़नी है और आज मुझे बीपीएससी पढ़नी है, तो आपने ये प्राथमिकता दी कि पहले मुझे साइंस पढ़नी है, फिर मुझे मैथ पढ़नी है, फिर मुझे बीपीएससी पढ़नी है। तो ये जो प्राथमिकता दी है ना, इसी को कार्य के महत्व के आधार पर दी है आपने प्राथमिकता। ठीक है, टीम के सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का प्रतियोजन करना, एक संगठन में प्रभावी समय प्रबंधन के लिए एक कर्मचारी को अतिरिक्त काम के लिए नहीं कहना सीखना चाहिए जिसे वह दिए गए समय में नहीं कर सकता। अगर आपकी टीम का कोई मेंबर आपको ये काम दे रहा है कि हाँ भाई ये काम कर देना, अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो उस काम के लिए हामी नहीं भरनी है आपको कभी भी कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, नहीं। जब तक अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो आपको उस काम के लिए हामी नहीं भरनी होती है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। आपको अपने उस काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको आप आगे बढ़ना है उस काम के लिए। ठीक है, सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी जो गोल बनाया आपको ने उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कुछ तो सोचा होगा कि हाँ मुझे इस गोल को प्राप्त करने के लिए मुझे ये चरण पहले करना है, यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ तक जाना है। तो जो आपने ये स्टेज बनाए हैं ना,
ये निर्धारित करेंगे कि आपको किस तरीके से सफलता मिलेगी। ये स्टेज आपने जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक ना एक दिन वो सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना। अब मैं जैसे टू डू लिस्ट बनाई थी आपने, तो आपने उस गोल को प्राप्त करने के लिए तो टू डू लिस्ट बनाई थी, तो वही चीज़ है। ठीक है, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। टू डू लिस्ट में समय निर्धारित करना होता है और व्यक्ति के लिए सही समय पर सौंपे गए कार्य को पूरा करने की आवश्यकता होती है, ये चीज़। फिर आवंटित समय में कार्य को पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, यानी कि टीम का जो लीडर होता है ये सुनिश्चित करता है कि कार्य को आवंटित समय में पूरा किया जाए। जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंतर्गत उस काम को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि विलम्ब से कार्य श्रृंखला अवस्थित हो सकती है। अगर आपने वो लेट कर दिया तो जो आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं उस कारण। जैसे 4 बजे काम कंप्लीट होना था, आपने 4:30 बजे कंप्लीट करा, तो वो देर हो गया ना, आधा घंटे का गैप आ गया, तो उस आधे घंटे के गैप में पीछे वाला जो बाद में काम करना था उसमें लेट हो गया। ऐसा ये उल्लेखनीय है कि हम सभी इंसान हैं जिन्हें व्यक्तिगत वार्तालाप में भाग लेने, ईमेल की जांच करने आदि के लिए व्यक्ति समय को भी आवश्यकता होती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि तदनुसार समय सीमा में तय किया जाए। व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि जो काम उसको करना है वह उसी समय सीमा के अंतर्गत कर सके। अब हम पढ़ेंगे जो टाइम मैनेजमेंट है, इसका क्या रोल होता है, लाइफ में भी क्या होता है और वर्क प्लेस पर भी क्या रोल होता है इसका। ठीक है, देखिए समय प्रबंधन का महत्व। यह स्पष्ट है कि समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे कार्य और अन्य व्यक्तिगत प्रयास में सफलता प्राप्ति में मदद मिलती है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है और आगे आके सफलता में भी, प्राप्ति में भी बहुत मदद निभाता है। आगे के फ्यूचर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। समय प्रबंधन एक का पालन करके व्यक्ति या कर्मचारी अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और समय सीमा के अंतर्गत कार्य को पूरा कर सकता है, अवसरों का उपयोग कर सकता है, बेहतर व्यावसायिक बना सकता है, अपना जीवन अच्छा बना सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़। अगर टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो टू डू लिस्ट के निर्धारित प्रतिबंधों को प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए योजना बनाने में आवश्यक होती है। जो आवश्यकता जो चीज़ होती है उनको कंप्लीट करेगा टाइम पर। जो सोशल मीडिया, नेटवर्किंग सब पे जो साइड पे जो काम करता है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब समय अपव्यय करने के परिणाम और समय प्रबंधन के लाभ। जो टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट करते हैं और जो टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करते हैं, तो उन सब के सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट हैं। आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी अच्छे से समझ सकते हैं। जब उत्पादकता सामान्यतः मानकों में से कम हो, जब किसी समय विशेष में होने वाले लाभ या अनुमान से कम हो, जब संतुष्टि अल्प या अपेक्षा से कम हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप अपनी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में फेस करते होंगे, वो सारे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। आप देखिए, इससे भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि समय प्रबंधन की तकनीकें बताइए। स्मार्ट लक्ष्य हो, अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपने जो प्लानिंग करेंगी, आप अच्छा से स्मार्ट जो लक्ष्य होगा बनाएंगे, योजना बनाएंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएंगे, 80/20 का सिद्धांत बनाएंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने तकनीकों में शामिल करते हैं। समय प्रबंधन के लिए कौशल। इस अनुभाग में हम समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो किसी व्यक्ति को समय का सर्वोत्तम उपयोग करने में सहायक होती है और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों की सफल उपलब्धता सुनिश्चित करती है। पहला, स्मार्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना, टू डू लिस्ट बनाना, कार्य स्थल और निजी जीवन में हमेशा व्यवस्थित रहना। ये सारे पॉइंट्स हैं इसके।
समय सीमा में नियत कार्य को पूरा करने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करना, कार्यों में ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित तकनीकों को अपनी जीवन लाइफ में अपनाना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने रोज़मर्रा के टाइम में भी निभाते हैं और आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने जो बुक है उसको एक बार, जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए उनको ज़रूर कवर कीजिएगा। आपके इन 2 चैप्टर से आपका जो एग्ज़ाम का जो 30% मार्क्स जो है इससे कवर होता है, क्योंकि जो पूरी बुक है वो इन 2 चैप्टर पर ज़्यादा निर्धारित करती है। ठीक है, इन पर ज़्यादा 2 चैप्टर पर इन पर ज़्यादा डिपेंड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में बने रहने का लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमें क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आपने ज़रूर बताना है हमको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।